partnership. Yes. So yesterday we started chapter of रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. दोनों की बातें मैंने आपको बताई कि सर रजिस्ट्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसपे क्या कहते हैं, आई मीन टू से एग्जामिनर का एक पेट टॉपिक है ये. रजिस्ट्रेशन होगा नहीं होगा क्या होगा इस पे. ठीक है, चलिए. तो अब रजिस्ट्रेशन में कल मैंने आपको काफी सारी बातें बताई थी कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी तो नहीं होता है, ऑप्शनल है, लेकिन कुछ बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म होंगे. और वो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो रजिस्ट्रेशन पे आपको मिलेंगी. सेकंड, रजिस्ट्रेशन कब कराना है कि सर फर्म फॉर्म हुई है उसी समय कराना जरूरी है? नहीं सर, कभी भी करा सकते हैं. रजिस्ट्रेशन कब कंप्लीट है कि सर जब रजिस्ट्रार अपने रजिस्टर में एंट्री मार देता है आपके नाम की और आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर देता है. नाउ टुडे वी नीड टू स्टार्ट विद द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन. की रजिस्ट्रेशन कराने का कोई पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कराना चाहती है कि सर कहाँ के आरओसी के साथ में कराएगी? कि सर वहां के आरओसी के साथ में कराएगी जहां उसकी कोई ना कोई बिजनेस एक्टिविटी है, वहां के आरओसी के साथ में वो अपने आप को रजिस्टर कराएगी. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन. कि सर रजिस्ट्रेशन कराने का प्रोसेस क्या है? अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन जैसे पर एक दो बार एग्जाम में आया हुआ है. कोई बच्चों ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये पूछ लेंगे, क्योंकि ये इतना ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. बट दिस शोज कि हम कुछ भी छोड़ के नहीं जा सकते हैं एग्जाम में, एक एक चीज हमको आनी चाहिए. प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट करते हैं भाई. करण पढ़ना चालू कर प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन. हेलो, आवाज आ रही है? हम्म. आवाज आ रहा है? हाँ, आवाज आ रही है. हेलो. अब आ रही है, बिल्कुल आ रही है. The registration of a firm is obtained by filing an application for registration with the registrar of firms. सबसे The पहली बात registration of सबसे पहली बात आपको क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन विद हुम? विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स. कहाँ के रजिस्ट्रार? जहां सर आपकी जहां उतने सारे प्लेसेस में से जहां कहीं भी आपकी बिजनेस एक्टिविटी है, वहां के रजिस्ट्रार के साथ में आप ये एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं. हालांकि आजकल तो सब ऑनलाइन फाइल होती है. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और इन सब की वेबसाइट की सहायता से सब कुछ ऑनलाइन फाइल होता है. सेकंड, the registration of a firm is affected by sending to the registrar of firms of the state in which the place of business of the firm is situated an application for registration on the prescribed form along with the prescribed fees. सर एप्लीकेशन भरना पड़ेगा कहाँ के रजिस्ट्रार की? सर जहां उस स्टेट के रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के साथ में जहां आपके प्लेस ऑफ बिजनेस सिचुएटेड है. किस चीज के साथ में? एप्लीकेशन के साथ में क्या दो चीजें? एप्लीकेशन किस फॉर्मेट में होगी सर? एक इसके लिए एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है, प्री फिक्स्ड फॉर्मेट होता है, उसमें आपको एप्लीकेशन भर के और देनी पड़ती है प्री फिक्स्ड फॉर्मेट में. ठीक है. और वो तुम्हारे काकोजी तो है नहीं या ऐसे ही फ्री में तुम्हारे को रजिस्ट्रेशन दे देंगे. उसके लिए जो भी प्रेस्क्राइब्ड फीस होती है वो भी साथ में आपको भरनी पड़ेगी. ठीक है. तो एप्लीकेशन फॉर्म विद विच आरओसी along with that application form should be in prescribed format and it should be accompanied with prescribed fee. ये हो गया पहला पॉइंट प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन का. फर्स्ट मतलब इसमें भी तीन चार पॉइंट्स पढ़े अपन ने. सेकंड पॉइंट पढ़ोगे. The application for registration may be given by hand or sent by post. देखो, The application एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन में भी गिवन बाय हैंड और सेंड बाय पोस्ट. इसको आप चाहो तो हटा भी लो. कारण है आजकल सब कुछ ऑनलाइन होने लगे, इसलिए इस लाइन को नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा. सो द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन कंटेन्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर. सर उसमें क्या क्या डिटेल्स आनी चाहिए एप्लीकेशन जो आप रजिस्ट्रेशन के लिए डालते हैं? सबसे पहला, फर्म का नाम क्या है जिस नाम से आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं. दूसरा, फर्म का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कौन सा है, मतलब सबसे मेन प्लेस ऑफ बिजनेस कौन सा है. प्रिंसिपल बहुत ऐसा हो सकता है ना कि एक तो हो गया उसका हेडक्वार्टर, दूसरे हो गए उसके ब्रांच ऑफिसेस. तो सर सबसे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कौन सा है वो आपको बताना पड़ेगा. क्यों बताना पड़ेगा? सर जितने भी लीगल नोटिस वगैरह भेजने वो सब यहीं तो भेजे जाएंगे.
ठीक है, जितने भी नोटिस भेजने हैं, चाहे रजिस्ट्रार को चाहे दूसरे लोगों को, वो कहाँ भेजेंगे? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे भेजेंगे। ठीक है, द फर्म्स नेम, फर्म का नाम, एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल्स देख रहे हैं अपन, फर्म का नाम क्या है, फर्म का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, नेम ऑफ इट्स अदर प्लेसेस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस के अलावा और कहाँ कहाँ उसके काम धंधे एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ ईच पार्टनर, हर पार्टनर ने कब ज्वाइन किया। ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हर पार्टनर की डेट ऑफ ज्वाइनिंग? इसलिए बोल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप जो है वो बनाने के साथ में ही रजिस्टर हो जाए, तब तो बनते वक्त ही सब रजिस्टर हो जाए। सर अपन तो बाद में जाके भी करा सकते हैं ना रजिस्टर, हो सकता है एक पार्टनर ने बाद में ज्वाइन किया हो। तो सर हर पार्टनर की डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको बतानी रहेगी। नेक्स्ट, जितने भी पार्टनर्स हैं उनके सबके नाम क्या है पूरे में, ऐसा नहीं कि केवल नेतन लिख दिया, नेतन के साथ में रिबेरियो भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, पूरे नाम। सो नेम, जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबके पूरे नाम क्या है और उनके परमानेंट एड्रेस क्या है। ठीक है, यदि फर्म फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए, तब तो कर दो ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, कि सर द ड्यूरेशन ऑफ द फर्म इज फॉर नेक्स्ट 10 years, नेक्स्ट 20 years। और यदि ड्यूरेशन की बात फिक्स ड्यूरेशन की नहीं है, तो यहाँ लिख दोगे द नेचर ऑफ पार्टनरशिप इज एट पार्टनरशिप एट विल, जब तक इच्छा होगी तब तक चलाएंगे। ठीक है, तो वो भी आपको बताना पड़ेगा, ड्यूरेशन ऑफ द फर्म क्या है, पार्टनरशिप ड्यूरेशन फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए है या फिर पार्टनरशिप एट विल है। नेक्स्ट, द नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, कि सर कैसा बिजनेस है, परमानेंट अंडरटेकिंग है, कोई फिक्स्ड काम के लिए आप ये बना रहे हैं कि सर ये काम पर्टिकुलर काम के लिए पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, या फिर जनरल पार्टनरशिप है, किस धंधे के लिए आप लोग ये कर रहे हैं। द एप्लीके तो ये बेसिक जानकारियां इसमें होनी चाहिए कि सर फर्म का नाम, ये प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, अदर प्लेसेस ऑफ बिजनेस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ ईच पार्टनर, हर पार्टनर का नाम, परमानेंट एड्रेस, ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। ये बेसिक जानकारियां हैं जो तो कुछ कुछ होनी चाहिए। और भी आप यदि, सर उसके साथ में पार्टनरशिप डीड भी लगानी पड़ेगी, आगे अभी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, सो सर अब जितने भी पार्टनर्स हैं, नेक्स्ट स्टेप कि सर वो सब साइन करेंगे इस पार्टनरशिप एप्लीकेशन फॉर्म पे। इट शुड बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स, या फिर यदि पार्टनर साइन नहीं कर सकते तो फिर उनके एजेंट्स, पार्टनर के जो एजेंट्स हैं जिनको पर्टिकुलरली इसी कारण के लिए ऑथराइज किया गया है कि जाइए मेरे बिहाफ पे पार्टनरशिप के फॉर्म पे साइन करके आइए, तो सर मैं तो नहीं जाना चाहता लेकिन मेरे बिहाफ पे आप जाइए। सो द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स और बाय देयर एजेंट्स स्पेशली ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ। ये साइन करने के लिए ही ऑथराइज किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे पढ़ भाई, यहां से तू पढ़। When the registrar is satisfied that the provision of Section 58 have been duly complied with, he shall record an entry of the statement in a register called the Register of Firms and shall issue a certificate of registration. तो सर जब वो देखता है कि ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब पूरी कर ली गई हैं, तो फिर वो क्या करेगा, जब वो सेटिस्फाई हो जाता है तो वो अपने रजिस्टर में, जिस रजिस्टर को क्या बोलते हैं, कल बताया था ना मैंने आपको, रजिस्टर ऑफ फर्म्स बोलते हैं, फर्म का रजिस्टर। ठीक है, उसको रजिस्ट्रार क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो ये रजिस्टर मेंटेन करता है और फर्म्स को रजिस्टर करने का काम करता है। तो वो उस रजिस्टर में सेटिस्फाई होने पे एंट्री रिकॉर्ड कर लेगा, ठीक है, आपके डिटेल्स की, और फिर आपको क्या करेगा, इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स। तो वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर देगा। ठीक है, ये पैराग्राफ हटा देना, ये पैराग्राफ कल जैसे मैंने हटाया था ना वही चीज का रेप्लिकेशन है, इसको एक बार हटा देना। नेक्स्ट, यहां से पढ़ भाई। After a firm is registered, changes may take place in its particulars from time to time. That is, change in the name, place of business, names and addresses of partners, etc. If any change takes place, it should be notified to the registrar, who shall thereupon record it in the register of firms. देखो, यदि आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तब तो कोई पंगा ही नहीं है। पंगा
कैसे नहीं कि सर अब रजिस्ट्रार को हर छोटी छोटी डिटेल्स आपको अपडेट नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि आपकी फर्म तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। वेल 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 एंड गुड। लेकिन सर यदि आपने अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर नहीं कराया है तो आपको चार तरीके के नुकसान है। आप किसी थर्ड पार्टी पे केस नहीं कर पाओगे, आप पार्टनर्स धोखा दे रहे हैं उन पे केस नहीं कर पाओगे, वगैरह वगैरह। ठीक है, ऐसे ये भी अपने को पढ़ने बाकी है। पर सर यदि आपने अपनी फर्म रजिस्टर करा ली तो कोई जो चेंजेस होते हैं ना वो भी आपको रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करने पड़ेंगे कि मेरी फर्म में रजिस्ट्रेशन के बाद में ये चेंज हो चुका है। क्या क्या चीजें आती है उसमें कि सर टाइम टू टाइम कोई पार्टनर्स जो हैं वो पार्टनरशिप का नाम चेंज करना चाह रहे हैं या प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज करना चाह रहे हैं या पार्टनर्स के नाम और एड्रेस चेंज हो रहे हैं, कोई ऐड इन हो रहा है अंदर तो वो बताना है, कोई बाहर रिटायर हो रहा है तो आपको वो बताना है। ठीक है, तो सर ये छोटे मोटे चेंजेस जो भी है ना, एक्सेट्रा भी लिखा है इसमें, और भी बहुत सारी बातें जो भी चेंज हो रही है आप में कि सर चेंज इन नेम प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म और नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, कोई भी चेंज इनकमिंग आउटगोइंग, कोई पार्टनर अपना नाम भी चेंज कर रहा है तो वो। ठीक है, इफ एनी चेंज टेक्स प्लेस इट शुड बी नोटिफाइड टू द रजिस्ट्रार हु शैल देयरअपॉन रिकॉर्ड इट इन द रजिस्टर ऑफ फर्म्स। कोई भी चेंज होता है तो वो आप जैसे ही उसको बताएंगे रजिस्ट्रार को तो वो चेंज कर देगा अपने फर्म्स के रजिस्टर में, यदि प्रॉपर तरीके से प्रॉपर टाइम लिमिट्स में बताया गया है तो। ये हो गया। एक कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन क्या होता है। एक इसमें ये भी बात ध्यान रखना कि सर पार्टनरशिप डीड भी रिटर्न में होनी जरूरी होती है। यदि पार्टनरशिप को आप लोग रजिस्टर कराना चाह रहे हो तो सर पार्टनरशिप डीड भी रिटर्न में होना जरूरी होता है। रिटर्न में कोई तो पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, आप हवा में बोल सकते हो क्या रजिस्ट्रार के साथ में अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करते हो, ऐसा बोल सकते हो ये जो है हमने बोला है ये हमारे बीच में पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, अरे वो लिखित में होना मांगता है जब पार्टनरशिप को रजिस्टर करा रहे हो तो। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। यदि पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना जरूरी है क्या? नहीं सर, नहीं जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं, ऑप्शनल है। लेकिन सर यदि आपने अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर नहीं कराया तो उसके क्या चार मेजर इफेक्ट्स आएंगे? सबसे पहला देखिए, सबसे पहला देखिए, पढ़ भाई। No suit by a partner against the firm. हम्म। A partner of an unregistered firm cannot file a suit to enforce his rights arising from a contract or conferred by this act against the firm. यदि पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर ही नहीं हुई हुई है, इफ द पार्टनरशिप फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड इन दैट केस, अब ये एक पार्टनर है, इसको इसका हक नहीं मिल, मतलब इसको प्रॉब्लम हो रही है, ये पार्टनरशिप के खिलाफ केस करना चाहता है। सो पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट टू एनफोर्स हिज राइट्स अराइजिंग फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट और conferred by this act against the firm। फर्म के अगेंस्ट वो केस ठोकना चाहता है, वो नहीं ठोक पाएगा, नहीं ठोक पाएगा। बात समझ में आ गई? यस सर। पर सर आपने तो बोला है ना पार्टनरशिप फर्म को कभी भी रजिस्टर करा सकते हैं। यस सर, पार्टनरशिप फर्म को बाद में भी रजिस्टर करा सकते हैं, लेकिन सर रजिस्ट्रेशन के लिए अभी अपन ऊपर पढ़ के आए हैं, एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। ध्यान से सुनना सब जने, सब जने वीडियो ऑन करो। मुकुंद, मीत, वीडियो ऑन करो भाई। यश, रोहन, नमित, नमित तेरे तो बैटरी डाउन होगी। नहीं। आज नहीं है सर। ठीक है, आ जाओ। तो सर अपन ने अभी रजिस्ट्रेशन की एक रिक्वायरमेंट पढ़ी है कि सर एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है रजिस्ट्रेशन का, इट शुड बी साइंड बाय ऑल दी पार्टनर्स। अब ये चाह रहा है कि पहले फॉर्म रजिस्टर हो तो मैं इसके खिलाफ केस ठोकूं। ये जिसने दो, मतलब ये दो जने ऐसा रजिस्ट्रेशन के लिए साइन ही नहीं कर रहे हैं, और ये फिर ये क्लॉज पूरा ही नहीं होगा दैट एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन शुड बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर। यानी कि अब इस आदमी को, इस पार्टनर को बहुत दिक्कत होगी अपना जो हिस्सा है वो वसूलने में। केस फाइल कर नहीं पाएगा क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है। रजिस्ट्रेशन करा के यदि केस फाइल करना चाहे तो अब ये दोनों रजिस्ट्रेशन होने नहीं देंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करा दिया तो इन्हीं के खिलाफ केस ठोका जाएगा। ठीक है, इसलिए ये कहा जाता है कि शुरुआत से ही पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर करा लो
बहुत मुसीबतों से बच जाओगे। ठीक है, तो नो सूट इफ अ फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड, देयर इज नो सूट कैन बी फाइल्ड बाय अ पार्टनर अगेंस्ट द फर्म। क्या ये क्लियर हो गया? बोलिए हाँ या ना। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पढ़ भाई। No claim of set off exceeding rupees 100. पढ़। An unregistered firm or any partner thereof cannot claim a set of value exceeding rupees 100 in proceedings instituted against him by a third party to enforce his right arising from a contract. देखो, सेट ऑफ का मतलब आप सब समझते हो, अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स हो यार। करण को नमित से 500 रुपए लेने हैं और करण को नमित को 400 रुपए देने हैं, तो ऐसा थोड़ी होगा कि नमित पहले यहाँ लाके 500 रुपए देगा, फिर करण उसको 400 रुपए देगा ना। ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, इन दोनों अमाउंट्स का सेट ऑफ हो जाता है एक दूसरे से, और नेट नेट नमित जो है वो करण को 100 रुपए दे देगा। सेट ऑफ हो गए ये दोनों अमाउंट। यस सर। अब आपकी पार्टनरशिप फर्म यदि नॉन रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है, तो आप 100 रुपए तक का सेट ऑफ क्लेम कर सकते हो। तो आप 100 रुपए तक का सेट ऑफ फिर भी क्लेम कर सकते हो, ओनली टिल 100 रुपीज। देखो भैया, पार्टनरशिप एक्ट बनावा कब का है कि सर 1932 का। सर 100 रुपए तक का सेट ऑफ क्लेम कर सकते हो। उस समय तो 100 रुपए की बड़ी वैल्यू रही होगी, आज 100 रुपए की कोई वैल्यू है क्या? उस जमाने जितनी है क्या? अरे नहीं सर, 100 साल 90 साल पहले जितनी थोड़ी है 100 रुपए की वैल्यू। तो भी अमाउंट तो 100 रुपए ही रहा। ठीक है, तो सर नॉन रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है, वो 100 रुपए तक का सेट ऑफ, भले ही वो नॉन रजिस्टर्ड है, वो क्लेम कर सकती है। लेकिन यदि 100 रुपए से ज्यादा का सेट ऑफ क्लेम करना है, क्लेम करना है मतलब केस ठोकना है उसके लिए, तो सर पार्टनरशिप फर्म तभी वो कर पाएगी जब रजिस्टर्ड हो, तो ही वो 100 रुपए से ज्यादा का क्लेम सेट ऑफ कर पाएगी। नो क्लेम ऑफ सेट ऑफ एक्सीडिंग रुपीज 100, एन अनरजिस्टर्ड फर्म और एनी पार्टनर thereof cannot claim a set off of value exceeding rupees 100 in proceedings instituted against him by a third party to enforce his right arising from a contract। कहने का मतलब नटशेल में ये समझ लो, 100 रुपए तक का आप फिर भी कर पाओगे सेट ऑफ क्लेम, उससे ज्यादा के लिए सेट ऑफ क्लेम तभी कर पाओगे जब आपने पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर करा रखा होगा। ये नॉन रजिस्ट्रेशन का सेकंड इफेक्ट। इसको देखो, कॉम्प्लीमेंट्री वे में भी पढ़ो कि सर यदि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से राइट्स इफेक्ट नहीं होते हैं पार्टनरशिप फर्म के रजिस्ट्रेशन नहीं होने, रजिस्टर्ड नहीं होने पे भी कौन कौन से राइट्स इफेक्ट नहीं होते हैं, कि सर 100 रुपए का क्लेम तो वो तब भी सेट ऑफ का क्लेम कर सकते हैं, ये राइट इफेक्ट नहीं होता है। इसको कॉम्प्लीमेंट्री वे में भी देखना। ठीक है, थर्ड effect of non-registration of a partnership firm। What is the third effect of non-registration of a partnership firm? यदि partnership firm registered नहीं हुए, उसका तीसरा effect क्या पड़ गई? Aggrieved partner cannot bring legal action against other partner of the firm. पढ़। A partner of an unregistered firm or any other person on his behalf is precluded from bringing legal action against the firm or any person alleged to be or to have been a partner in the firm. But such a person may sue for dissolution of the firm or for accounts and realization of his share in the firm's property where the firm is dissolved. ये एक एक लाइन इस पॉइंट की बहुत इंपॉर्टेंट है, सब पे क्वेश्चन बनता है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं? एग्रीव्ड पार्टनर कैनॉट ब्रिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट अदर पार्टनर्स ऑफ द फर्म। फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा था कि फर्म के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता है। थर्ड पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं? फर्स्ट पॉइंट तो ये एग्रीव्ड है, ये फर्म के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता है कोर्ट में यदि पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो। थर्ड पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं कि सर ये एग्रीव्ड पार्टनर है, ये फर्म के बाकी के पार्टनर्स के खिलाफ भी एक्शन नहीं ले सकता है कोर्ट में जाके। ठीक है, यानी फर्म के खिलाफ तो ले ही नहीं सकता, बाकी के पार्टनर्स के खिलाफ भी जाके नहीं ले सकता। एग्रीव्ड पार्टनर कैनॉट ब्रिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट अदर पार्टनर्स ऑफ द फर्म। फर्स्ट और थर्ड में डिफरेंस समझ में आ गया? यस सर। सर ही इज प्रिक्लूडेड, यानी कि उसको मना किया गया है फ्रॉम ब्रिंगिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट द फर्म
और एनी पर्सन एलाइज टू बी और हैव बीन अ पार्टनर इन दी फर्म। फर्म वाला पॉइंट तो यहाँ भी कवर हो गया, और पार्टनर जो रहा हुआ था उसके खिलाफ भी वो केस नहीं कर सकता यदि पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो। बट ये आता है क्वेश्चन, देखो इस पे भी क्वेश्चन बनता है कि पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो वो फर्म और बाकी के पार्टनर के खिलाफ एक्शन ला ही नहीं सकता है। कोर्ट पहली तारीख को पूछेगा कि आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है, आप बोलोगे नहीं, जाओ घर। एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 आप रजिस्टर्ड नहीं हो, या तो पहले रजिस्टर हो फिर केस फाइल करो, अदरवाइज अनरजिस्टर्ड हो तो पहली तारीख पे केस हवा में उड़ जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा। और सेकेंड लाइन एस्पेक्ट क्या बोलते हैं, बट सच अ पर्सन जिसको फर्म के पार्टनर्स के खिलाफ या फर्म के खिलाफ केस करना है, वो फिर भी यदि पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है फिर भी ये काम कर सकता है। सच अ पर्सन में स्यू फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, पूरी फर्म को खत्म कराने के लिए, फर्म के खिलाफ पैसा वसूलने के लिए एक अलग बात है, पूरी फर्म को खत्म कराने के लिए केस कर सकता है, डिसॉल्व कराने के लिए केस कर सकता है। ये उसको राइट दिया गया है, भैया देख लोगों ने तेरे साथ में परेशानी की है, अब तू इनके खिलाफ केस नहीं कर पा रहा है, तो कई लोगों की आदत होती है ना, यदि मुझे खाने को नहीं मिलेगा मैं पूरा का पूरा दही या दूध ढुलवा दूंगा। सुना है ये बात कि या तो मेरे को भी इसमें हिस्सा दो नहीं तो मैं पूरा ही ढुलवा देता हूँ। तो उसको ये राइट दिया गया है कि अच्छा तुम लोग मेरे को दे नहीं रहे हो, मैं पूरी फर्म में डिसॉल्व कराने के लिए एप्लीकेशन लगा देता हूँ, खत्म करते हैं। ठीक है, इतना बड़ा राइट दे दिया कि भले ही तुम नॉन रजिस्टर्ड हो तो भी आप ये काम जरूर कर सकते हो। पुनीत जैन बोलो, क्या डाउट है? सर अगर, बट वो डिसोल्यूशन के लिए केस कर रहा है और अगर बाकी पार्टनर्स को नहीं करना है तो वो अल्टीमेटली पार्टनर्स पे टाइप केस नहीं हो गया? बाकी पार्टनर्स को नहीं करना है पे डिपेंड नहीं करेगा, ये कोर्ट की स्वीट विल पे डिपेंड करेगा कि वो उस फॉर्म को डिसॉल्व करते हैं या नहीं करते हैं। बात समझ में आई? बाकी पार्टनर्स के ऊपर केस किया जा रहा है कि इस फॉर्म को डिसॉल्व करो। इस पे अपन क्वेश्चंस करेंगे, इस पे अपन क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, ये पार्टनर है, अच्छा पहले एक बार पूरा समझा देता हूँ फिर करता हूँ। बट सच अ पर्सन, जो पार्टनर पूरी फर्म या बाकी पार्टनर्स पे केस करना चाह रहा है, मे स्यू फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म or for accounts and realization of his share in the firm's property where the firm is dissolved। और दूसरी किस चीज के लिए कि सर जहां पर फर्म डिसॉल्व हो रही है या खत्म हो रही है, उस खत्म हो रही फर्म के अकाउंट्स के लिए और उसका जो भी हिस्सा है वो हिस्सा लेने के लिए, रियलाइजेशन ऑफ ए शेयर इन दी फर्म्स प्रॉपर्टी, उसके लिए वो केस कर सकता है। यानी कि फर्म को डिसॉल्व कराने के लिए और फर्म डिसॉल्व्ड फर्म में जो फर्म डिसॉल्व हो रही है या हो चुकी है उसमें अपना हिस्सा लेने के लिए भी केस कर सकता है। यानी कि ये दोनों काम कर सकता है, फर्म खत्म करो और उस डिसॉल्व होती हुई फर्म में मैं अपना अकाउंट्स एंड प्रॉपर्टी, जो शेयर प्रॉपर्टी में जो मेरा शेयर है उसके लिए मैं केस कर सकता हूँ। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। अब कहाँ गया मुकुंद हमारा? अरे मुकुंद, हाँ सर बोलो। हाँ मैं क्या बोलूं, वीडियो ऑन नहीं करता है तू? अरे सर मैंने लिखा ना सर, फोन से ज्वाइन किया फिर दिखता नहीं है, फोन रखा हूँ दूर थोड़ा अरे तो। वाह यार, मैं भी फोन से ही ज्वाइन करके पढ़ाऊंगा अब से आपको, मुझे भी अरे थोड़ा सर दीदी नॉन लैपटॉप टेक्निकल। इंटरव्यू के लिए यूज कर रही है इसीलिए। हो चलिए, तो एक हमारे पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर थे मुकुंद, और मुकुंद के प्रिय दोस्त थे नमित। ठीक है, ये दो पार्टनर्स हैं। इन्होंने क्या मिलके एक जॉइंट में बिजनेस करने के लिए एक टैक्सी खरीदी। टैक्सी बोले तो कुछ भी, वो मतलब इधर से उधर माल भर के ले जाने के लिए ये वो, या पैसेंजर टैक्सी कुछ भी बोल लो। तो ये प्रॉपर पार्टनरशिप थी, इसमें पार्टनरशिप वाले सारे एलिमेंट्स थे, बिजनेस था, दोनों एक दूसरे के वो थे, क्या नाम है, रिप्रेजेंटेटिव थे, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप थी, प्रॉफिट शेयरिंग थी, एग्रीमेंट था, सारी चीजें जो पार्टनरशिप में होनी चाहिए थी। ये बिल्कुल बाकायदा परफेक्ट पार्टनरशिप थी मुकुंद और नमित की। कि टैक्सी है, टैक्सी का धंधा करेंगे, चलाएंगे, बेचेंगे, मतलब माल इधर से उधर सप्लाई करेंगे, पैसे कमाएंगे, दिन में मैं चला लूंगा, रात में तू चला लेना, ऐसे 24 घंटे अपनी इनकम होती रहेगी। इस तरीके से इन लोगों ने एक धंधा चालू किया। ठीक है साहब, अब हुआ क्या, एक दिन मुकुंद को आया गुस्सा, पकड़ के घर में बीवी से लड़ वड़ के आया होगा, मुकुंद को आया गुस्सा, इसने ले जाके टैक्सी बेच दी।
बिना नमित के पूछे हुए, बिना नमित के पूछे हुए टैक्सी के पेटे मिले 1 लाख रुपए। अब इस पार्टनरशिप बिजनेस में जब टैक्स ही नहीं है तो बिजनेस काहे का रहेगा, बिजनेस भी खत्म हो गया एक तरीके से। तो नमित ने क्या किया, पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं थी, द पार्टनरशिप फॉर्म वाज नॉट रजिस्टर्ड। तो नमित अब अपना इससे हिस्सा मांगने के लिए सीधे केस करता तो प्रॉब्लम होती। तो नमित ने सबसे पहले क्या किया कि सर डिसोल्यूशन का केस लगाया। बात समझ रहे हो कि अब इसमें फर्म में बिजनेस बिजनेस बचा नहीं, और अब हम लोग को साथ में वैसे भी इसने बिना मुझसे पूछे वो जो टैक्सी भेज दी, मेरा भी अब साथ में काम करने का मन नहीं है, लगा दिया डिसोल्यूशन का केस कोर्ट में। लगा सकता है सर, भले ही फर्म नॉन रजिस्टर्ड है, वो डिसोल्यूशन के लिए केस लगा सकता है। और जो फर्म जो डिसॉल्व हो चुकी है या डिसॉल्व हो रही है, उसमें अपने हिस्से को, जो इसका इस पार्टनरशिप फर्म में हिस्सा है, उसको लेने के लिए उस पर केस ठोक सकता है। अकाउंट्स एंड रियलाइजेशन ऑफ ए शेयर इन दी प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स, प्रॉपर्टी। तो 1 लाख रुपया जो यहाँ टैक्सी बेच के आया, उसमें से 50,000 रुपए लेने के लिए फॉर अकाउंट्स एंड रियलाइजेशन ऑफ शेयर इन दी प्रॉपर्टी, इन दो चीजों के लिए वो केस कर सकता है। तो ये बाकायदा केस एंटरटेनेबल होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आपको यदि रजिस्ट्रेशन नहीं है, पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसा कह के फंसाने की कोशिश करें तो आपको ये लाइन ध्यान आनी चाहिए। बट सच अ पार्टनर, सच अ पर्सन नमित में sue फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, फर्म को डिसॉल्व करने के लिए केस कर सकता है, और फॉर अकाउंट्स एंड रियलाइजेशन ऑफ शेयर इन द फर्म्स प्रॉपर्टी वेयर द फर्म इज डिसॉल्व। ठीक है, जहां पर फर्म डिसॉल्व हो रही है या हो चुकी है, वहां पर अपने हिस्से की प्रॉपर्टी के लिए भी केस कर सकते सर तो मेरे हैं। को एक डाउट था कि मतलब अगर हमारा फर्म रजिस्टर्ड रहेगा तो हम बिना फर्म को डिसॉल्व करे उससे पैसा ले सकते हैं, और जब रजिस्टर्ड नहीं रहेगा तो डिसोल्यूशन के थ्रू हम लोग उससे पैसा ले सकते हैं ना? वापस बोल कि तुम, जब तुम्हारा फर्म रजिस्टर्ड रहेगा तो। हाँ, तो हम बिना फर्म के डिसोल्यूशन के हम उस पे लॉ सूट कर सकते हैं उस पे, और पैसा देख ले सकते हैं। देख देख देख, ये बहुत बड़ी बात है जो तू पूछ रहा है कि सर ये तो हुई रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, ये हुई नॉन रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। ठीक है सर, यदि पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है तो इसको सोचना नहीं है, ये सीधे पार्टनरशिप फर्म पे और बाकी के पार्टनर्स पे केस ठोक सकता है। ठीक है, किसी भी चीज के लिए, फॉर एनी एक्स वाई जेड थिंग, एनीथिंग। जबकि एक नॉन रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म को, के पार्टनर को हर चीज के लिए केस नहीं ठोक सकता। एक तो इस पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कराने के लिए ठोक सकता है, दूसरा फर्म डिसॉल्व हो रही है तो उसमें अपना हिस्सा, अपना अकाउंट्स और अपना प्रॉपर्टी में शेयर के लिए केस ठोक सकता है, यदि ये फर्म नॉन रजिस्टर्ड है। हर चीज के लिए नहीं ठोक सकता। एक तो प्राइमरी डिफरेंस ये आ गया। दूसरा डिफरेंस ये आ गया, देख मैं तेरे को एक बहुत बेसिक बात बताता हूँ। जब कोई पार्टनर पूरी पार्टनरशिप फर्म और बाकी के पार्टनर्स पे केस ठोक रहा है, तो क्या उनमें फिड्यूशियरी रिलेशनशिप बाकी रह गया है क्या, ये बताओ। नहीं नहीं। विश्वास ही खत्म हो गया। तो ऐसी फॉर्म में जनरली ऐसा करने के बाद में प्रैक्टिकल बोलूं तो एंड रिजल्ट क्या होता है, वो सब डिसोल्यूशन की तरफ ही बढ़ने लग जाते हैं। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है पर ये होता ही यही है। फिर खत्म करो इस कहानी को, विश्वास तो रहा नहीं आपस में। ठीक है, चलिए। तो ये दो बातें तो, फिर अगेन थर्ड पॉइंट पे मैं आपको बोलूंगा, क्या बोल रहा हूँ कि सर इसको कॉम्प्लीमेंट्री वे में भी पढ़ो। कई बार एग्जाम में, नमित जी क्या हो गया जी, हंसी क्यों आ रही है, अब कौन चैटिंग कर रहा है आपके साथ। चैट नहीं कर रहा सर, पीछे मम्मी कुछ बोल रही थी। अच्छा, इसको कॉम्प्लीमेंट्री, नमित के एक दो कान भगवान ने इसीलिए दिए हैं, एक कान सर की तरफ, एक कान मम्मी की तरफ रहता है। ठीक है, आ जाओ। तो सर इसको कॉम्प्लीमेंट्री वे में भी देखो, एग्जाम में यदि क्वेश्चन आए, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म। तो सर इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन में 1 2 3 और 4 अभी पढ़ना बाकी है, वो भी करा दूंगा कि यदि पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके 4 राइट्स हैम्पर होने लग जाते हैं। लेकिन सर, एंड विच आर द राइट्स विच आर नॉट इफेक्टेड ड्यू टू नॉन रजिस्ट्रेशन, यदि पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो भी कौन से राइट्स उसके इफेक्ट नहीं होते हैं, कि सर 100 रुपए तक का सेट ऑफ तो के लिए वो तब भी क्लेम कर सकती है, ये राइट इफेक्ट नहीं होगा। सेकेंड, कि सर एग्रीड पार्टनर जो है वो पूरी फर्म को डिसॉल्व कराने के लिए केस कर सकता है, या फिर डिसॉल्व हुई हुई फर्म को अकाउंट्स एंड रियलाइजेशन ऑफ इस शेयर के लिए वो फिर भी केस कर सकता है। ये राइट्स उसके तब भी इफेक्ट नहीं होंगे, ये उधर कैच होना चाहिए। थर्ड पॉइंट हो गया।
अब अपन फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। लॉ की खूबसूरती ये है कि आप उसमें एक एक पॉइंट पे कितना स्ट्रेस देख के समझने की कोशिश करते हो। ये कोई तुम्हारी वो मैगजीन जिसे बोलते हैं या फिर कोई कॉमिक नहीं है कि अच्छा जो लिखा हुआ है वो पढ़ लिया बिना उस पर दिमाग लगाए। इसमें आपको रुक के सोचना पड़ेगा कि आपके सामने शब्द क्या लिखा गया है। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि मन में आए ओपन लैंग्वेज में कुछ भी आंसर शीट में लिख देना तो नंबर भी ओपन जैसे ही वैसे ही मिलेंगे फिर। इसलिए डेलिबरेटली कीवर्ड यूज करो, थोड़ी सी लैंग्वेज सुधारो। एकदम 100% मॉड्यूल की या नोट्स की कॉपी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहाँ कीवर्ड्स आ रहे हैं वो जरूर लिखो। पॉइंट नंबर 4, सर वो कौन सा एस्पेक्ट है जहां पर नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म के कारण इफेक्ट पड़ जाता है? पढ़ भाई। No suit in a civil court by a firm or other co-partners against third parties. The firm slash any other person on its behalf cannot bring an action against the third party for breach of contract entered into by the firm unless the firm is registered and the person suing are slash have been shown as partners in the firm in the register of firms. ये बहुत बड़ा पॉइंट है। इस पे टेक्निकली आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे ना जब अपन, तब आपको सारी क्लैरिटी मिलेगी कि सर नो सूट इन अ सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट की बात हो रही है, क्रिमिनल कोर्ट की बात नहीं हो रही है। सिविल मैटर्स और क्रिमिनल मैटर्स क्या होते हैं थोड़ा सा समझना कि सर एक तो होते हैं सिविल लॉ या सिविल मैटर्स, एक होता है क्रिमिनल लॉ, जिसको अब इसमें अपन ने मान लो नमित गया, नमित ने मुकुंद को एक चांटा लगा दिया, तो ये क्या कर रहा है? क्राइम कर रहा है। नमित गया, नमित ने किसी के बच्चे को किडनैप कर लिया कि ये तो मेरी इनकम का तरीका है, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, तो सर ये क्या कर रहा है? सर ये क्राइम कर रहा है। नमित गया, नमित ने किसी को बीटिंग कर दिया और उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया, वो क्या किया? क्राइम कर रहा है। तो सर ये सब मामले किधर हैंडल होंगे? नमित गया, नमित ने कहीं से चोरी कर ली, ठीक है, थेफ्ट कर लिया, ये कौन से मैटर्स हैं? कि सर सारे क्रिमिनल मैटर्स हैं, ठीक है सर। जबकि सिविल लॉ क्या होता है? मान लो नमित है, नमित ने किसी लैंडलॉर्ड से जगह किराए पे ली, ठीक है सर। अब नमित उस जगह को खाली नहीं कर रहा है, तो लैंडलॉर्ड को इस पे केस ठोकना है, तो कोई इधर क्राइम थोड़ी हो रहा है, वो सिविल केस फाइल करेगा इस पे। बात समझ में आई? ये सिविल मैटर है, ये क्रिमिनल मैटर नहीं है, ठीक है। अपन जब दो जने कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, मिस्टर एक्स मिस्टर ए के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है गाड़ी खरीदने और बेचने का, फिर कार मैं दूंगा, आप बदले में 5 लाख रुपए मेरे को देना। यदि इसमें कॉन्ट्रैक्ट में किसी के ऊपर कोई कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो कैसा केस फाइल किया जाएगा? कि सर सिविल केस फाइल किया जाएगा, यहाँ कोई क्राइम थोड़ी हो रहा है, ठीक है। तो सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस, फर्क समझ में आ गया आपको? तो सर नो सूट इन अ सिविल कोर्ट बाय अ फर्म और अदर को पार्टनर्स अगेंस्ट थर्ड पार्टीज। सर ये जो थर्ड पार्टीज हैं, ये पार्टनरशिप फर्म है, 4 पार्टनर्स हैं। सर ये फर्म किसी थर्ड पार्टी मिस्टर एक्स के ऊपर कोई सिविल सूट फाइल करने की इच्छा रख रही है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, इसने पेमेंट नहीं किया, तो कैसा केस फाइल करना पड़ेगा? सर सिविल सूट फाइल करना पड़ेगा। क्रिमिनल थोड़ी, यहाँ कोई क्राइम थोड़ी हुआ है, तो सर सिविल सूट फाइल करना पड़ेगा। सर यदि पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो सर वो सिविल सूट फाइल ही नहीं कर सकते। बताया था ना, यू कैनॉट फाइल अ केस अगेंस्ट थर्ड पार्टी इफ योर फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड। वो कौन से केस थे? कि सर सिविल केसेस थे। यू कैनॉट फाइल दिस पार्टनर, पहला पॉइंट, यदि आपकी पार्टनरशिप में रजिस्टर्ड नहीं है, ये पार्टनर फर्म के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट, बाकी के पार्टनर्स के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकता। तीसरा पॉइंट, 100 रुपए से ज्यादा का सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। चौथा पॉइंट, थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट, आप थर्ड पार्टीज या खुद पार्टनर भी हो, उनके अगेंस्ट आप सिविल सूट फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। सिविल सूट पैसे वसूलने का या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम हो गई, सर सिविल सूट फाइल नहीं कर सकते फॉर वांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर इसको एक अपोजिट तरीके से देखो, सर क्रिमिनल सूट तो फाइल कर सकते हैं ना, क्योंकि पॉइंट क्या बोल रहा है? आप सिविल सूट फाइल नहीं कर सकते हो। क्रिमिनल को एक्सक्लूड किया है क्या? नहीं सर, क्रिमिनल तो फाइल कर ही सकते हो। मान लो करण ने और नमित ने और मुकुंद ने मिलके एक पार्टनरशिप फर्म खोली, ठीक है। सडनली पूंजी आई, पूंजी को पता नहीं इनसे कोई दिक्कत थी, आई इनके यहाँ पर है ना, ऑफिस के कांच शीशे पत्थर मार के तोड़ के भाग गई, ठीक है।
क्या किया इसने कि सर एक तरीके का क्राइम कर रही है ये, तो सर इन्होंने इस पे केस ठोका, इस पे एफआईआर करी, केस ठोका इसके ऊपर, ठीक है सर। पूंजी ने कहा मैंने भी पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा है, तुम लोग रजिस्टर्ड ही नहीं हो, तुम लोग मेरे ऊपर केस ही फाइल नहीं कर सकते। करण फारिया बोलता है यही फर्क है तेरे और मेरे पढ़ने में, मैंने प्रॉपरली पढ़ा था कि पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो सिविल सूट फाइल नहीं कर सकते हैं, क्रिमिनल सूट तो फाइल कर सकते हैं। अरे यार ये मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, लो हो गया केस फाइल पूंजी पे। क्रिमिनल सूट कैन ऑलवेज बी फाइल्ड, इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि क्रिमिनल सूट फाइल करने के लिए पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हो ही हो। सिविल सूट फाइल करना है किसी पे तो आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड होनी ही चाहिए। नहीं रजिस्टर्ड है तो पहले रजिस्टर कराओ फिर सूट फाइल करो। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। अब इसमें एक पॉइंट और दे रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट है रे? देखो, द फर्म और एनी अदर पर्सन ऑन इट्स बिहाफ कैनॉट ब्रिंग एन एक्शन अगेंस्ट द थर्ड